क्या आप जानते हैं भारतीय लोकसभा में पिछले 2 कार्यकालों से लोकसभा के डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके पीछे के क्या कारण है, सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दुष्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर यदि आप देखें, खबर हमारे सामने यही है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद जो है यानी कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है, ये 17वीं लोकसभा में भी खाली था। 17वीं लोकसभा में भी यानी कि पिछली जो लोकसभा थी, उसमें भी डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं की गई थी। और इस बार की जो हमारी लोकसभा है 2024 से लेकर के उसके बाद का जो पूरा टाइम पीरियड है 2029 तक का, इस दौरान भी अभी तक जो हमारी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, उनके चुनाव का आयोजन नहीं किया गया है। एक संवैधानिक विसंगति आप इसको कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंसी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि उपाध्यक्ष का पद जो है वो संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। क्योंकि जब आप संविधान को पढ़ेंगे, आर्टिकल 93 को पढ़ेंगे, तो वहां पर शेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शेल शब्द के इस्तेमाल का मतलब होता है कि वो चीज अनिवार्य है। यानी संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को अनिवार्य बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डिप्टी स्पीकर के पद के चुनाव है उनका अभी तक आयोजन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे जो है पॉलिटिकल वजह है, क्योंकि भारत में यदि आप कन्वेंशंस की बात करें तो भारत में जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो भारतीय लोकतंत्र में जो विपक्ष की पार्टी है उसको दिया जाता है। लेकिन अभी तक चुनाव हुए ही नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर हमने देखी कि खबर हमारे सामने क्या है। अब खबर पर डिटेल से बात करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है। सूचना ये है कि बेसिकली हमारा जो दृश्य लर्निंग ऐप है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ दिया गया है। तो हमारे 2 कोर्सेज हैं, हिंदी और अंग्रेजी के जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स, जिन पर आपको ये नया फीचर मिल जाएगा। इसमें आपको 3 मुख्य विशेषताएं मिलेंगी। सबसे पहले आप जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी क्लास देखेंगे, उसकी समरी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप क्लास पर आधारित क्विज भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ इस पूरी एआई फीचर में आप सवाल भी पूछ सकते हैं। यानी कि अगर क्लास के दौरान आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप एआई से उसका सवाल पूछ सकते हैं, एआई से उस विषय के बारे में जान सकते हैं। फिर एक सूचना आपके नोएडा नोएडा बैच को लेकर के है। नोएडा में आज यानी कि 29 अप्रैल से हिंदी माध्यम का बैच शुरू होने वाला है और अंग्रेजी माध्यम का जो अगला बैच है वो 7 मई से शुरू होगा। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच में एडमिशन चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए, नंबर है हमारा 8750187501। इस पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले बात करते हैं, खबर हमने देख ली है। अब उपाध्यक्ष का जो पद है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं और इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, क्या क्या घटनाक्रम आपको देखने को मिले, उन पर समझते हैं। तो उपाध्यक्ष के पद की अगर आप बात करें, इसका पद जो है ये बेसिकली भारत में औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है, भारत में कॉलोनियल पीरियड से जुड़ा हुआ है। जब इसे ब्रिटिश शासन के तहत केंद्रीय विधानमंडल जो था, हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर जो था, उसमें उपाध्यक्ष के रूप में जाना जाता था। यानी कि शुरुआत में इसको, अब हिंदी में उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष ही होता है, यानी कि हिंदी में एक ही वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी में 2 अलग वर्ड है। जो ब्रिटिश काल के दौरान उपाध्यक्ष हुआ करते थे उनको डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। ये चीज आपको याद रखनी है कि ब्रिटिश काल के दौरान जो केंद्रीय विधानमंडल था, सेंट्रल लेजिस्लेचर था, उसमें उसमें जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे उनको डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान के निर्माण के दौरान इस नोमेनक्लेचर को बदल कर, इस नाम को बदल करके डिप्टी प्रेसिडेंट से बदल करके डिप्टी स्पीकर कर दिया गया था। तो ये चीज यहाँ पर हमको याद रखनी है। पहले उपाध्यक्ष की अगर आप बात करें, 1921 में पहले उपाध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने पदभार संभाला था। स्वतंत्रता के बाद अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, संविधान में इसको शामिल किया गया और निर्वाचित उपाध्यक्ष के रूप में सबसे पहले चुने गए थे M.A. अय्यंगर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत में निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे पहले, और M.A. अय्यंगर को निर्वाचित उपाध्यक्ष स्वतंत्र भारत में चुना गया था। संविधान के तहत ये पद जो है संरक्षित किया गया है, यानी कि संविधान में इसका जिक्र है और अब तक काफी महत्वपूर्ण भूमिका इस पद द्वारा निभाई गई है। खासतौर पर जब जो हमारे स्पीकर है, जब वो किसी वजह से अपना पद छोड़ देते हैं, तो उस दौरान डिप्टी स्पीकर की भूमिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमने ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात की। संविधान के प्रावधानों को अगर आप देखें, संविधान में ये साफ तौर पर ये कहा गया है कि अनुच्छेद 93, जो आर्टिकल 93 है,
वही कहता है कि लोकसभा को जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चुनाव की पद का चुनाव जो है वो कराना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया, और कई बार यही जो है वर्तमान समय में सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है तो जब चाहे तब चुनाव कराए जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई बाध्यता जो है निर्धारित नहीं की गई है। ये वाक्यांश इस पद की अनिवार्यता और तात्कालिकता को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है, संविधान में इसका जिक्र है, तो मतलब चुनाव तो होने हैं, केवल डिसाइड डेट जो है वो डिसाइड नहीं की गई है। तो इसीलिए अनिवार्यता और तत्कालिकता को दर्शाता है, जो लोकसभा के निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक है। यानी कि जब तक इन दोनों पदों पर चुनाव नहीं होता है तब तक यहाँ पर आपका लोकसभा का निर्बाध संचालन नहीं हो पाता है। अनुच्छेद 94 की अगर आप बात करें तो ये सुनिश्चित करता है कि उपाध्यक्ष तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक या तो वो इस्तीफा नहीं देते थे, या उनको हटाया नहीं जाता, या वो सदन की सदस्यता नहीं खो देते। केवल इन 3 सिचुएशन में उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी 3 सिचुएशन है? सबसे पहली सिचुएशन क्या है? सबसे पहली सिचुएशन है कि वो जो है रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन किसको देंगे? लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको रिजाइन देंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कि अगर उनको रिमूव कर दिया जाता है, रिमूवल अगर उनका हो जाता है। और तीसरी सिचुएशन क्या है? अगर वो मेंबर नहीं रहते, नॉन मेंबर हो जाते हैं, तो भी उनको उनके पद वो उनका पद जो है चला जाता है। तो ये 3 सिचुएशन है। केवल इन 3 सिचुएशन में किसी भी स्पीकर के मामले में भी यही सिचुएशन लागू होती है, और डिप्टी स्पीकर के मामले में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कार्यों और शक्तियों की अगर आप बात करें, क्या-क्या पावर्स इनके पास होती हैं, क्या-क्या काम फंक्शंस होते हैं इनके, तो उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। जो जब अध्यक्ष नहीं होते हैं, जब स्पीकर नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर जो व्यक्ति काम करता है, मान लीजिए स्पीकर की तबीयत खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा काम नहीं करेगी, लोकसभा में कोई भी काम नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए स्पीकर की तबीयत खराब है, तो ऐसी सिचुएशन में जो डिप्टी स्पीकर है, वो सदन को संचालित करेंगे। तो इसीलिए डिप्टी स्पीकर के पद को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। वे महत्वपूर्ण सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और विशिष्ट समितियों के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। यानी कि अगर स्पीकर जो हैं, वो किसी भी कमेटी में डिप्टी स्पीकर को मेंबर के तौर पर नामित करते हैं, तो उनको अध्यक्ष के तौर पर भी नामित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें, तो इस पद को विपक्ष को सौंपने की परंपरा रही है। कन्वेंशन, अब ये चीज़ यहाँ पर हमको याद रखनी है कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो केवल और केवल विपक्ष के पास जाएगा। लेकिन कन्वेंशन ऐसा रहा है, परंपरा ऐसी रही है कि भारत में डिप्टी स्पीकर का जो पद है, वो विपक्षी पार्टी के किसी मेंबर को दिया जाता है, जो कि सत्ता और विपक्ष के बीच में संतुलन को बनाए रखने का काम करता है, बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है, कि जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपका सत्ताधारी पार्टी भी है, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो आपकी अपोजिशन पार्टी है वो भी है, तो सरकार जो है और बेहतर ढंग से संचालित की जा सकती है। ये ओवरऑल कुछ कार्य और शक्तियों की हमने बात की। इसके अलावा समस्याओं की अगर आप बात करें, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उपाध्यक्ष का पद जो है वर्तमान समय में लंबे समय से रिक्त पड़ा हुआ है। पिछले 5 साल जो थे 17वीं लोकसभा के, उसमें पूरी तरीके से जो उपाध्यक्ष थे उनकी नियुक्ति नहीं की गई, और अभी तक उपाध्यक्ष की नियुक्ति 18वीं लोकसभा में नहीं हो पाई है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जो कि संवैधानिक मापदंडों का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारी जो लोकसभा है उसमें एक डिप्टी स्पीकर होंगे, पर नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। उपाध्यक्ष के बिना पद का रिक्त होना कार्यवाही की शक्ति को पूरा करने के तहत अध्यक्ष और सत्ताधारी पार्टी में संकेंद्रित कर देता है, जिससे शक्ति संतुलन जो है वो प्रभावित होता है। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि अभी अगर आप देखें, पहले कन्वेंशन क्या हुआ करता था कि स्पीकर जो है वो सत्ताधारी पार्टी से थे और डिप्टी स्पीकर विपक्षी पार्टी से हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोकसभा का जो संचालन था वो डिसेंट्रलाइज्ड था। विपक्षी पार्टी भी उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी। लेकिन अब क्योंकि विपक्षी पार्टियों की कोई भूमिका नहीं है, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में जो पूरा सदन का संचालन है, वो एक ही सत्ताधारी पार्टी के हाथों में चला गया है। तो यहाँ पर शक्ति या सत्ता का संकेंद्रण आपको देखने को मिला है, सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला है। उपाध्यक्ष के बिना पद का रिक्त रहना संकट के समय भ्रम या नेतृत्व की रिक्तता पैदा कर सकता है, वैक्यूम की सिचुएशन पैदा कर सकता है। सोच करके देखिए, वापस से अपना वही एग्जांपल लीजिए कि अगर स्पीकर बीमार हो जाते हैं या स्पीकर की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लोकसभा में एक वैक्यूम देखने को मिलेगा, और लोकसभा का संचालन कौन करेगा, इसको लेकर के एक बड़ी समस्या, एक बड़ा भ्रम जो है वो पैदा हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष को ये पद देने की परंपरा को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे सहमति आधारित राजनीति का उल्लंघन हो रहा है। सहमति यानी कि कंसेंट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है
उसका उल्लंघन आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट समस्याएँ यहाँ पर हमने देखी जो कि ज़रूरी थी इस पूरे विषय में। अब विधायी सुधार की बात कर लेते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले हमें संवैधानिक रिक्तता को दूर करना पड़ेगा। संवैधानिक रिक्तता को दूर करने का क्या मतलब है? हम यहाँ पर एक टाइम पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, एक अनिवार्य सीमा जो है, वो डिसाइड की जा सकती है। अभी संविधान का आर्टिकल 93 क्या कहता है? कि जितनी जल्दी हो सके, एज़ सून एज़ पॉसिबल, हमें इस फ्रेज़ को चेंज करना पड़ेगा। हमें इसको बदल करके कुछ निश्चित सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी, या तो 1 महीना हो सकता है, 30 दिन हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, 2 महीने हो सकते हैं, कोई भी टाइम पीरियड हो, लेकिन टाइम पीरियड डिसाइड करना अनिवार्य है। जैसे 60 दिन के सुझाव यहाँ पर दिया गया है, इसको और भी हम चेंज कर सकते हैं, या आप इसको 90 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। वैकल्पिक रूप से एक संवैधानिक तंत्र भी स्थापित किया जा सकता है, जिससे राष्ट्रपति को निश्चित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति प्राप्त हो। यानी कि एक पूरा मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है, जहाँ पर राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त हो कि वो एक निश्चित सीमा में, निश्चित टाइम बाउंड्री में रहते हुए, जो आपके डिप्टी स्पीकर हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा संवैधानिक भाषा को सख्त बनाना भविष्य में देरी को रोक सकता है और उस लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रख सकता है, जिसे उपाध्यक्ष का पद बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो उपाध्यक्ष का पद डिज़ाइन क्यों किया गया था? ताकि हम अपनी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक जो हमारी जो लोकसभा है, उसमें बैलेंस को बना करके रखें। उसमें संतुलन को बना करके रखें। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें और बेहतर ढंग से चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए, ताकि ये बैलेंस बना रहे। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने विधायी सुधार के तौर पर देखे। अब अंत में आपके लिए एक सवाल जो है दिया गया है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर हमको विचार करना है। पहला कथन है, भारतीय संविधान में उपाध्यक्ष के पद का स्पष्ट ज़िक्र नहीं है। दूसरा कथन है, उपाध्यक्ष का पद हमेशा विपक्ष को सौंपना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन-सा कथन सही है या फिर है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।